गुड मॉर्निंग। आपको डीएनए पढ़ा रहे थे। डीएनए में आपको बताए थे न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बताए थे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बता रहे थे। इसमें आपको बताए थे दो प्रकार के होता है। एक होता है फास्फोरस, और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोसाइड्स। ये भी आपका दो प्रकार का बताए थे। एक नाइट्रोजन बेस और एक होता है शुगर। ये आपका रिवीजन हल्का सा करा देते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। शुगर, और इसमें नाइट्रोजन में इसमें भी दो होता है, प्यूरिन और पायरिडमीन। याद आ रहा है? अच्छे तरीक़ा से याद आ रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में दो होता है, न्यूक्लियोसाइड्स, फास्फोरस। फिर आपका न्यूक्लियोसाइड्स दो प्रकार के होता है, नाइट्रोजन और शुगर। शुगर में आपका होता है राइबोज शुगर और डीऑक्सी शुगर। प्यूरिन में होता है AG यानी एडेनिन गुआनिन, और TC थायमिन और साइटोसिन। ये दो प्रकार के। इसमें होता है डबल बॉन्ड, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये बता दिए थे, यहाँ तक बता दिए थे आपको। यहाँ तक समझने में दिक्कत है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स, एक होता है आपका फास्फोरस। फिर आपको न्यूक्लियोटाइड्स दो प्रकार के होता है, एक नाइट्रोजन बेस, एक होता है शुगर। शुगर में आपका देखते हैं DNA बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो बोले वो शुगर है। क्या है? शुगर। नहीं कहने का मतलब जैसे फ्रक्टोज, सुक्रोज मतलब चीनी, फ्रक्टोज जो फल में मिठास पाया जाता है, तो वो आपको शुगर को डिनोट करता है। तो आगे वाला आपको पूछेगा, क्या ऐसा प्रश्न भी आता है कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सा प्रोटीन, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। आरएनए में पूछेगा कि आपसे नंबर लिख के आपसे पूछेगा। सोच रहे हैं कितना कंफ्यूज करेगा? तो लिख के पूछेगा कि आरएनए में कौन सा मतलब शुगर पाया जाता है। तो शुगर तो राइबोज शुगर। डीएनए में कौन सा पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये फिर तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, ठीक है। तो इसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होता है। उसके बाद आपका होता है शुगर हो गया। उसके बाद आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिडमीन। उससे ज़्यादा हो जाता है प्यूरिन और पायरिडमीन, इसलिए याद होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ATGC। इसमें चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाते हैं। नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। ऐसे करके याद भी कराए थे। एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। AG आपका प्यूरिन होता है और TC आपका पायरिडमीन होता है। यानी कहने का मतलब एडेनिन गुआनिन प्यूरिन होता है और आपका थायमिन और साइटोसिन ये आपका पायरिडमीन होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको याद रहना जरूरी है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है डीएनए। क्या है? डीएनए। तो डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए यानी इसी को फोटोकॉपी करना रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए बनना और ट्रांसक्रिप्शन और इससे आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपको समझना है कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनना आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। 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 आपका पूछा हुआ सवाल है, ये आपको याद रखना है। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बदलना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी उल्टा क्रिया। आरएनए से डीएनए बदलना, देख रहे हैं एरो किधर का है? इधर का है एरो, यानी इधर वाला आरएनए से डीएनए जाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन डीएनए से आरएनए आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से देखिए इसका एरो ऐसे है, तो डीएनए से आरएनए आना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए आना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए आना ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से डीएनए में बदलना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए में बदलना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए भी बनना फोटोकॉपी। फोटोकॉपी जब कराते हैं किसी आपका डॉक्यूमेंट्स का तो होता है ना, तो वो आपका डीएनए से डीएनए, इसमें इसका फोटोकॉपी क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन, आपको याद रखना है। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना क्या बनना? मेरे साथ बोलते जाइए, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। बोलिए, बोलने से याद होना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आप मेरे साथ बोलिए। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक रूम में बंद हो जाइए, आराम से जैसे जैसे बोलते हैं वैसे बोलिए। बोलने से ये होता है कि आपका याद जल्दी होता है, उसका एक अलग मेमोरी होता है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, 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 डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन। आपका आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, 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 आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको जैसे डायग्राम पढ़ा गया वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन 1 मिनट और सुनिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन। लेकिन आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ये जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आरएनए तो जैसे ज़्यादातर आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है जो बेफालतू है तो उसका किसी को दीजिएगा तो वो कुछ तो यूज में लाएगा, आपके लिए ना फालतू है। लेकिन उसी प्रकार आरएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन हमारे लिए फालतू है, लेकिन हमारे यहाँ पाया जाता है, इसलिए हम इसको कुछ काम दे देते हैं। ये क्या करता है कि प्रोटीन जो राइबोसोम बनाती है उसको कुछ मदद करता है, तो मदद करता है। तो ये प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन जब बन जाता है टूट फूट कर क्या बन जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन बन जाता है, तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे क्या कहा जाते हैं? पूर्णतः एक बार में परिवर्तित हो जाता है। इससे प्रोटीन से नए आरएनए में नहीं बन सकता, और आरएनए प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता। आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। यहाँ तक समझने में दिक्कत है बाबू? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसी चीज़ को हम लिखा देते हैं। क्या करते हैं? लिखा देते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन
कहलाता है। फिर आपका क्या है, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर आपका हो गया आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए बाबू। नोट हो गया बाबू, मिटा दें, नोट हो गया। चलिए नोट हो गया तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, अब आते हैं आरएनए। जैसे बता रहे थे कि आरएनए ज़्यादातर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन हमारे कोशिकाओं में भी आरएनए का उपस्थिति होता है, तो उसको कुछ ना कुछ काम दे देता है। शरीर क्या करता है, उसको कुछ काम दे देता है, वो है जो आपको प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो आरएनए होता है 3 प्रकार का। आरएनए कितने प्रकार का होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आपका 3 प्रकार का होता है। mRNA, tRNA और आपका rRNA, ठीक है। mRNA, tRNA और rRNA। mRNA देखिए, इससे बताने से पहले थोड़ा सा एक बात और बता दें कि आपको जब बताए थे कि राइबोसोम होता है, जब 20 एमिनो एसिड मिलकर 20 एमिनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो होता क्या है कि जो 20 एमिनो एसिड होता है उसमें 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी उपस्थित रहता है और 10 हम भोजन के माध्यम से शरीर में ग्रहण करते हैं। कितना करते हैं,
10 शरीर में ऑलरेडी उपस्थित रहता है और 10 भोजन के माध्यम से हम अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होता है, 10 + 10 एमिनो एसिड। इसी को 2 बार तोड़ के लिख दिए बराबर 1 प्रोटीन। यहाँ तक समझने में दिक्कत? अब होता है ये कि ये आपका बॉडी में पाया जाता है, क्या होता है, और ये आपका भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से क्या होता है, ये भोजन से प्राप्त होता है। वो बॉडी में पाया जाता है और ये भोजन से प्राप्त होता है। 10 आपका बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है, जिसको अनावश्यक कहते हैं। जो हमारे पास है वो हमारे लिए यूजलेस है, मतलब अनावश्यक है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि खाने के लिए है सेव, तो हम बाज़ार से सेव लाएंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो अनावश्यक हो गया। क्या हो गया? अनावश्यक। अब हमारे पास मान लीजिए अनार नहीं है, खाने का मन है अनार, तो अनार लाएंगे, तो क्या हो गया? वो आवश्यक हो गया, हमारे लिए ज़रूरी हो गया। तो क्या हो गया कि भोजन से लेना ज़रूरी हो जाएगा। क्या हो गया? ज़रूरी। तो क्या हो गया? ये आवश्यक, आवश्यक। और ये हो गया अनावश्यक, अनावश्यक। समझ में आया? आवश्यक और अनावश्यक समझने में दिक्कत है। जैसे मान आपको बताएं अभी कि बच्चा है और घर में खिलौना बहुत सारा है, तो क्या आपको उस खिलौने के लेने की ज़रूरत है? लेकिन वो बेचारा रो रहा है पुतुल के लिए। पुतुल खिलौना होता है ना, तो उसके लिए रो रहा है, तो उसके लिए आवश्यक क्या हो गया? आपका पुतुल। और आपका खिलौना घर में जो आवश्यक है वो अनावश्यक है, उससे वो खेल नहीं रहा, रो रहा है, हमको वही वाला चाहिए। तो उसी प्रकार होता है, जो हमारे लिए पहले ऑलरेडी हमारे घर में कोई चीज़ है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो अनावश्यक जो हमको आवश्यकता है उसे आवश्यक कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारे भोजन में संतुलित आहार ना लेने के कारण ये 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। आप देखते होंगे कितने सारे आदमियों का या कितने सारे बच्चों का शरीर का विकास रुक जाता है, इसी भोजन असंतुलित भोजन के लेने के कारण। क्या होता है? असंतुलित भोजन लेने के कारण। आप सुने होंगे, कुपोषण का नाम सुने हैं ना? कुपोषण का शिकार इसी वजह से होता है, क्योंकि संतुलित भोजन ना लेने से ये 10 एमिनो एसिड तो रहता है हमारे शरीर में, परंतु ये 10 ना मिलने के कारण ये एक प्रोटीन का निर्माण बढ़िया से नहीं हो पाता है, जिस वजह से शरीर का निर्माण बढ़िया से विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि शरीर आपको बताए थे ये कायिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कोशिकाओं से? कायिक कोशिकाओं से। यानी काया, शरीर को बोलते हैं यहाँ काया, तो काया किससे बना हुआ है? कायिक कोशिकाओं से। तो आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो काया किससे मिलकर बना हुआ है? कायिक कोशिकाओं से। तो पूरा शरीर हमारे कायिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और इन सारी कोशिकाओं को वृद्धि करने के लिए प्रोटीन का निर्माण आवश्यक है, जो आपको राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम को ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, और हमारे शरीर में जो भोजन हम संतुलित भोजन लेते हैं उसमें 10 से ये भोजन छांट कर उससे जो आवश्यक तत्व है वो ले जा कर के आपको राइबोसोम को देता है, और उसे प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो होता क्या है कि अक्सर जो गरीब हैं उनको, बच्चे को ये भोजन संतुलित न मिलने के कारण वो क्या हो जाता है कि कुपोषण का शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का नाम सुने होंगे, वहाँ अधिकतर देश आपका कुपोषण का शिकार, क्योंकि गरीबी वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि गरीबी वहाँ ज़्यादा है। जैसे आपका कांगो इस सब में जो पाए जाते हैं जंगली इलाकों में, आदिवासी उस सब में बहुत सारा ऐसे हैं जो बहुत गरीबी से मतलब गुजरते हैं, तो वो भोजन को संतुलित न लेने के कारण वहाँ कुपोषण की संख्या ज़्यादा है। तो कुपोषण का मेनली कारण क्या होता है? असंतुलित भोजन। इसलिए आप डाइट में सभी चीज़ को शामिल करें, थोड़ा थोड़ा जितना संभव हो सके। अगर नहीं संभव है तो कम से कम दूध को पिएं, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा कि आपको संतुलित भोजन मिलेगा और प्रोटीन का निर्माण होगा, आपका शरीर का निर्माण होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। तो ये जो 10 एमिनो एसिड होता है, ये 10 एमिनो एसिड तो हमारे शरीर में रहता ही है, और ये 10 का पहचान mRNA करता है। इसका काम क्या है? आरएनए को 10 एमिनो एसिड की पहचान करना, इसका काम क्या है? पहचान करना। ये क्या करता है
कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में बताए थे कि भोजन खाते हैं तो आपका कहाँ चल जाता है, छोटी आंत में, और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। तो छोटी आंत में होने के कारण वहाँ आपको जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसे खींच लिया जाता है। जो पानी बचता है बड़ी आंत खींच लेती है और उसके बाद उसको इंजेक्ट करके रक्त में मिला दिया जाता है। जो तत्व जो आपका पोषक पदार्थ खींचा और रक्त में वो तैरते रहता है और mRNA उसको देखते रहता है कि 10 गो जो आवश्यक रहता है, जो रहता है पहले से घरे, उसको जाने देता है जा जा जा, और जो आवश्यक है उसे पकड़ लेता है, जो अनावश्यक है जाओ कोई मतलब नहीं, वो तो तोरो ही है हमरो ही है, तो वो कौची करेंगे लेके, है कि नहीं। तो जो अनावश्यक है उसको क्या करता है, देखते रहता है और पकड़ लेता है, और पकड़ के किसको दे देता है, tRNA को। किसको दे देता है, TNA को, कि जाओ पहुंचा के आओ। तो tRNA क्या करता है, परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन करता है। परिवहन क्या करता है, परिवहन ये क्या करता है, परिवहन। और ये ले जाकर के RNA को दे देता है और RNA राइबोसोम को देता है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन निर्माण में मदद। ये प्रोटीन तो निर्माण नहीं करता है बल्कि मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। समझ में आया। तो ये क्या करता है कि पहचान कर लिया और अपने जाएगा देखने तो पता चला कि 2-3 गो जो जरूरी चीज़ है वो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो दिक्कत है, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि रक्त में क्या होता है कि आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और दिमाग यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका कारण है कि मान लीजिए कि लाइसोसोम पाया जाएगा और कोई अंग है जो नहीं काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अपने आप कहते हैं ना उसको, आत्महत्या की थैली कहते हैं, वो फट जाएगा। अल्लाह, आपका खूनमा हो जाएगा खराब, और खूनमा हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो फिर आपका जो है रक्त संचरण रुक जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाएगा तो वो आदेश दे देगा चलो एक के साइड चलो, एक साइड नहीं जाएगा। मान लो कहेगा कि दिल दने नहीं चलो फेफड़ा दने घूर के आते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए उसमें न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो क्या करता है कि ये इसका मैसेंजर RNA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर RNA पहचान करना, tRNA ट्रांसफर RNA परिवहन करना, RNA राइबोसोम RNA यह क्या करता है, आपका प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। समझ में आया, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। तो ये तीनों का काम समझ में आया, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। ये 10 अमीनो एसिड की पहचान करता है, ये परिवहन करता है, ये प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत, यहाँ तक समझने में दिक्कत, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, हाँ यहाँ तक समझने में दिक्कत है, नहीं है। तो mRNA क्या करता है, वो पहचान करके दे देता है। अगर मान लीजिए यही आपको पहुँचाने चल जाएगा यहाँ RNA के पास, तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। अब जैसे देखते हैं शादी ब्याह में जाते हैं तो गेट पर वो दरबारी खड़ा रहता है, जिसके पास कार्ड रहता है वही बेचारा एकदम, अब जिसके पास कार्ड रहेगा वही तो एकदम डट के जाता है, और जिसके पास नहीं रहता है तो थोड़ा सा धूतू पहचानेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करता है, अब मान लीजिए पहरेदार कहेगा कि आते हैं जाके मालिक से पूछ के कि तुम मतलब इन्विटेशन मिला था कि नहीं, तो पता चला भूल जाएगा, खा पी के निकल जाएगा। तो इसीलिए देखते हैं पहरेदारी रखता है कि नहीं, वहीं पर डटल रहता है। तो ऐसा इसी के साथ इसका भी वैसे ही हाल होता है। ये क्या करता है, पहरेदारी का काम करता है, वहीं पर डटा हुआ रहता है, और जो भी आवश्यक एमिनो एसिड हो जाते हैं उसको क्या करता है, वो पकड़ता है और tRNA को दे देता है, उसके बाद RNA को पहुंचा देता है। और ये है जो राइबोसोम को देने के लिए रेडी रहता है, और राइबोसोम उधर प्रोटीन बनाते रहता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाते रहता है, और ये आप बार बार इसको देते रहता है जो अमीनो एसिड जरूरी है। तो यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो गया। समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। अब आगे दिखा दें तो आपको पूछेगा कि RNA का कौन सा भाग, RNA का कौन सा प्रकार, RNA का कौन सा प्रकार एमिनो एसिड की पहचान करता है, एमिनो एसिड की पहचान करता है। एमिनो एसिड की पहचान करता है, कौन करता है, इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है, तो mRNA।
ये स्मॉल में लिखिएगा, ये कैपिटल में। फिर दूसरा है आरएनए के, आरएनए का कौन सा भाग, कौन सा प्रकार या भाग परिवहन में मदद करता है। परिवहन आरएनए का कौन सा भाग परिवहन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है। कौन करता है, पता चल रहा है? टीआरएनए। कौन करता है? टीआरएनए। फिर आपका पूछेगा आरएनए का कौन सा भाग आरएनए का कौन सा भाग प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। राइबोज आरएनए, आरआरएनए। राइबोज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइबोज आरएनए, आरआरएनए, शॉर्टकट में आरआरएनए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें बाबू, आगे बढ़ें। यहाँ तक नोट हो गया। एक बार और रिवीजन कर दें। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरएनए में आपका कौन सा भाग जो है एमिनो एसिड की पहचान करता है, तो मैसेंजर आरएनए। परिवहन का काम करता है ट्रांसफर आरएनए, और प्रोटीन निर्माण में करता है राइबोज आरएनए में मदद। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। इतना बार बोलिए, इतना बार लिखिए कि एक बार में ही याद हो जाए। रिवीजन तो करना ज़रूरी है ही, क्योंकि कोई भी चीज़ को ज़्यादातर देखिएगा नहीं, बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो आप देखते हैं बचपन का दोस्त अगर मिल जाता है तो उसका नाम तक भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे संपर्क नहीं रह पाता है। और हाल ही के दोस्त हर बार मिलते रहता है, उसका नाम, पता, घर सब पता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवीजन होते रहता है, दोस्तों से मिलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि बचपन का दोस्त मिल जाता है, या फिर जो 5वां 6ठा में पढ़े थे वो आपको 10वां में मिला, तो उसका नाम भूल जाते हैं, क्योंकि उससे संपर्क खत्म हो जाता है। अब भले ही गहरा दोस्ती उस समय था, मान लीजिए अभी बहुत बढ़िया से अच्छा समझ में आया, याद भी हो गया, लेकिन ये कुछ समय बाद अगर इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो उसका जैसे दोस्त का नाम भूल गए वैसे ये भी भूल जाना तय है। इसलिए आप रिवीजन करते रहिए और एक कोशिश करिए कि यहाँ पर याद हो जाए। ये ना सोचिए कि यहाँ पर भी ना याद करें, घर में याद करेंगे तो गड़बड़ है। यहाँ पर याद हो जाना चाहिए 100%। यहाँ एकदम एक्सेप्ट दिमाग में। अगर 99% नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। 99 तक यहीं पर याद हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। 1% आप घर में आप लिखिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो उससे हो जाएगा 100% कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको बताए थे। अब आगे चलते हैं सेल डिवीजन में। क्या चलते हैं? सेल डिवीजन, इसको कहते हैं कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है असूत्री, जिसका कोई फार्मूला नहीं, असूत्री, इसको बोलते हैं एमाइटोसिस। फिर दूसरा होता है
समसूत्री। माइटोसिस। और तीसरा होता है अर्धसूत्री। ये होता है मियोसिस। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं। तो क्या होता है कि पहला जो है, इसमें कोशिका विभाजन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आपका होता है। माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। असूत्री हिंदी में याद रखिए ना, एकदम आसान हो जाएगा। यही है, नाम से भी पता चलता है। असूत्री मतलब कोई फार्मूला कानून नहीं, एकदम आराम से बन जाए, आराम से कोशिका विभाजन हो जाएगा। इसमें एक मदर सेल होता है, इसका कोशिका धीरे धीरे लंबे हो जाता है और ये फिर आपका ऐसे बन जाता है और एक केंद्र के यहाँ आ जाता है, केंद्र के यहाँ आ जाता है, फिर 2 डॉटर सेल में निर्माण हो जाता है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल में निर्माण हो जाता है। एकदम सबसे आसानी फार्मूला से इसलिए कोई फार्मूला कानून नियम कानून नहीं लगता है। असूत्री में कोई नियम कानून नहीं लगता, इसीलिए इसका नाम हो गया असूत्री। समझ में आया? ये होता है आपका ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो आपका असूत्री होता है। देखते हैं धड़ाधड़ ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, कोरोना, ये सब किसके वजह से होता है? ये माइटोसिस। कोई फार्मूला नहीं है। एगो जैसा ही निर्माण हुआ, एगो अंदर आपको फेफड़ा में गया, यहाँ पूरा डेरा डाल देगा। क्या कर देता है? पूरा डेरा डाल देता है, पूरा आपको एल्वियली को भर देता है। आपको जब श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फेफड़ा में पाया जाता है आपका, यहाँ से श्वास नली ट्रैकिया, उसके बाद जाता है यहाँ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर जाता है ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस में जाता है एल्वियली। एल्वियली में क्या होता है कि वहीं कोरोना क्या हो जाता है, वहाँ जम जाता है और वहाँ क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होता है और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो उसका क्या होता है कि एक हो जाता है और पूरा खानदान बना लेता है। कैसे? इसी वजह से, असूत्री के विभाजन के नियम से। क्योंकि एक हो जाता है, एक मदर सेल टूटते जाता है, फिर डॉटर सेल बड़ा होता है, फिर ये 2 में टूट जाता है, फिर क्या है बड़ा होकर फिर ये हो जाता है, फिर ऐसे टूट जाता है, फिर यहाँ 2 निर्माण होता है, फिर ये भी टूटेगा, फिर इसका भी टूटेगा, फिर इसका भी टूटेगा, पूरा एकदम जाल बिछा देता है। तो इसका नियम कानून नहीं होता है और इस वजह से क्या होता है, असूत्री का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया, आपका जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, वायरस, कीटाणु, जीवाणु, ये सब इसी के माध्यम से, प्रोटोजोआ, इसी के माध्यम से, जो नग्न आँखों से नहीं दिखता है, उसमें कौन सा विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। तो कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। इसमें ऐसे लिख भी सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन इस विधि से होता है, यानी असूत्री विधि। असूत्री विधि से, इस विधि से होता है। अब होता है समसूत्री। समसूत्री क्या होता है? समसूत्री हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधों में होता है। इसमें होता क्या है कि आपका जितना आपको कोशिका की ज़रूरत है, जितना आपको कोशिका नष्ट हुआ है, उतना ही कोशिका को भरपाई होगा, उसे कहते हैं आपका समसूत्री। क्या कहते हैं? समसूत्री। जितना आपका, जैसे मान लीजिए कहीं पर कट गया है, चोट लग गया है, वहाँ पर कोशिकाएं नष्ट हो गई है, तो जहाँ मान लीजिए 1000 कोशिका नष्ट हुआ है, 2000 कोशिका नष्ट हुआ है, तो वहाँ 2000 ही कोशिका बनेगा। यह किसके वजह से? ये आपका माइटोसिस के वजह से, समसूत्री के विभाजन के वजह से। और ये आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस देता है सेंट्रोसोम को कि देखो 1000 कोशिका मारा है, 1000 कोशिका का निर्माण करना। कभी कभी ससुरा ये पगला जाता है। क्या होता है? पगला जाता है। पगला जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर ढेर सारा कोशिका का निर्माण कर देता है, जिस वजह से देखते हैं बाहर हल्का सा निर्माण करता है तो मासा निकल जाता है, लेकिन अगर ढेर ज़्यादा निकाल दिया, ढेर ज़्यादा अगर मतलब कोशिका विभाजन कर दिया और वो अंदर ही रह गया, तो कैंसर का रूप ले लेता है। बहुत ही खतरनाक होता है। तो देखिए, कैंसर का इलाज तो अभी तक संभव नहीं है, लेकिन वो सब छोड़िए। कहने का मतलब है कि समसूत्री विभाजन आपका जंतु कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? जंतु कोशिका में होता है। समझ में आया? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो माइटोसिस, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? माइटोसिस में। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है? तो यहाँ क्या बोलेंगे कि समसूत्री का विभाजन
समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में होता है। फिर होता है अर्धसूत्री, ये दोनों जंतु कोशिकाओं में होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का निर्माण कब होता है? जनन कोशिकाओं के समय। कब होता है? जनन विधि के समय। जनन के समय क्या होता है कि अर्धसूत्री, अगर ये अर्धसूत्री नहीं होगा तो आदमी बड़ा विकराल रूप ले लेगा। कैसे कि मान लीजिए आदमी मनुष्य में, मेल में भी आपका 46 गुणसूत्र पाया जाता है और फीमेल में भी 46 क्या हो जाएगा? 92। लड़का में दिक्कत हो जाएगा, सब चीज़ दो हो जाएगा। 2 हाथ के जगह 4 हाथ, 2 पैर के जगह 4 पैर, 1 सर के जगह 2 सर, 2 हाथ के जगह 4 हाथ, तो एकदम एलियन की तरह दिखने लगेगा। नहीं, एलियन में देखते हैं कैसे बना देता है, एकदम कोकड़ा की तरह चलता है, 10 हाथ, 2 आँख इधर टहलते रहता है, वो इसे बन जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आधा यहाँ पर विभाजन का रूप लेता है और आधा 23 46 हो जाता है और इस वजह से बच्चे में भी वह गुण आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है? जनन के समय कौन सी विभाजन होता है? तो जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक नोट हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।